एवरीवन वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए है टॉप करंट अफेयर जो है उसका कंपाइलेशन डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये एक वीडियो इस पे बन चुका है, ये सेकंड वीडियो है। ऐसे हम कुछ वीडियो में जो है टॉप करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड वीडियो है, पहला पार्ट जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी पीपल विल बी कन्फर्ड द 63rd रेमन मैगेसे अवार्ड? तो इसका आंसर है आंसर सी 4। तो 4 लोगों को मिला है। डॉक्टर फरदौशी कादरी जो है बांग्लादेश के वैक्सीन साइंटिस्ट हैं। फिर मोहम्मद अमजद शाकिब जो है माइक्रो फाइनेंस जो है पाकिस्तान से हैं। फिर रॉबर्टो जो है फिलिपिनो को फिशर और कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट हैं। स्टीवन मुंशी जो है वो एक्टिविस्ट हैं। और बाकी ये वॉच डॉग जो है इंडोनेशिया की जो है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है। तो 4 लोगों को मिला है, तो आप यहाँ याद रखेंगे 4 लोगों को। विच कंट्री हैव द न्यू डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड एज देयर न्यू मेंबर कंट्री? तो इसका आंसर है आंसर डी। तो यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे जो है तीनों जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है मेंबर बने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एसबीआई ओपन द कंट्री फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम? तो एसबीआई ने कहाँ फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो इसका आंसर है आंसर डी, डल लेक में। विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू सेटअप द इंडियाज फर्स्ट डुगोंग सी कंजर्वेशन रिजर्व? तो इंडिया का फर्स्ट सी डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ खुला है? तो इसका आंसर है आंसर बी, तमिलनाडु। आप मुझे बताएंगे कि डुगोंग का जो है आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिगार्डिंग G20 समिट? तो यहाँ आपको दे रखा है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसका आंसर है आंसर डी। तो डी गलत है। जो 2021 की समिट थी वो इटली में हुई थी, 22 की जो है इंडोनेशिया में, 2023 की जो है इंडिया में होगी और 2024 की जो है वो ब्राज़ील में होगी। तो ये गलत है, तो वो ब्राज़ील में होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो ब्राज़ील में होगी। और इस बार जो है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो हैं G20 के शेरपा बने। एंड 2021 की आपकी रोम इटली में होगी, 2022 की बाली इंडोनेशिया में और 2023 की इंडिया में, 2024 की ब्राज़ील में होगी। और ये G20 कंट्रीज़ के मेंबर दे रखे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड? तो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किसको मिला है? आंसर डी, अयान शंकाता। तो अयान शंकाता को जो है बेसिकली ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं मुंबई महाराष्ट्र से, अयान शंकाता, जिसको 2021 का इंटरनेशनल यंग हीरो अवार्ड मिला है। और ही वॉन द थर्ड प्राइज अंडर द कैटेगरी ऑफ 8 to 14 ईयर फॉर हिज प्रोजेक्ट कंजर्वेशन रिहेबिलिटेशन ऑफ द पवई लेक। तो पवई लेक का एंड बिकेम वन ऑफ द 25 ग्लोबल विनर ऑफ द यंग इको हीरो अवार्ड। तो पवई लेक का जो है कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन के ऊपर ये अवार्ड मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का जो फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है वो इनॉग्रेट हुआ है ऑन द हाईवे ऑफ द विच स्टेट? तो इसका आंसर है आंसर सी, राजस्थान। तो बाड़मेर में जो है ये हुआ है, उसको डेवलप किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑन नेशनल हाईवे 925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2021 वुमेन सिंगल टाइटल वोन बाय एमा रैश होपारू, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो इसका आंसर है आंसर ए, ब्रिटेन। तो विमेंस टाइटल जो है की जो विनर है वो विनर्स टाइटल की जो विनर है वो एमा है और रनर अप जो है लेलन है। मेंस टाइटल का जो है डैनियल मेंडलिव और रनर अप जो है नोवाक। तो ये इंपॉर्टेंट, मेंस का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नोवाक जो है वो रनर अप है, मतलब नोवाक इज वर्ल्ड नंबर 1 और वो इस वाले इसमें यूएस वाले में जो है रनर अप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, ब्रिटेन। What is the name of the India's का first nuclear missile tracking ship that has been launched from विशाखापट्टनम in आंध्र प्रदेश? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से कौन सा मिसाइल ट्रैकिंग शिप लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर बी, INS ध्रुव। तो INS ध्रुव जो है तो INS ध्रुव जो है
तो INS ध्रुव जो है वो लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है आपका IOC जो है सस्पेंडेड विच कंट्री फ्रॉम द बीजिंग विंटर ओलंपिक 2020 एज अ पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू सेंड अ टीम फॉर द टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम। तो ये 2022 होगा। तो ये बीजिंग से किसको करा है, तो इसका आंसर होगा आंसर डी नॉर्थ कोरिया। तो आंसर डी नॉर्थ कोरिया होगा। और आंसर 9 का जो आंसर है वो है INS ध्रुव। सेंट्रल सेक्टर ने अप्रूव किया है व्हाट परसेंटेज ऑफ FDI फ्रॉम ऑटोमेटिक रूट इन टेलीकॉम सेक्टर। तो इसका आंसर है आंसर ए 100%। तो गवर्नमेंट ने रेज कर दिया है FDI लिमिट इन टेलीकॉम सेक्टर थ्रू ऑटोमेटिक रूट टू 100%। पहले 49% थी, इन सिंक विद द कैबिनेट अप्रूवल लास्ट मंथ फॉर द पैकेज टू सेल्वेज द टेलीकॉम सेक्टर। तो इसका कितना हो गया है 100%। When is the International Day of the Ozone Layer Conservation observed? तो इंटरनेशनल डे ऑफ द ओजोन लेयर कब बनाया जाता है 16 सितंबर को। इस बार की थीम क्या थी 2021 की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आर फूड एंड वैक्सीन कूल। फिर 13 क्वेश्चन है US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसको क्या बोलते हैं ऑकस, AUKUS। तो ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, तो इन तीन लोग की ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ऑकस। फिर है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है स्टार्टेड इट्स इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्लांट इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है आंसर सी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है NTPC सिमहाद्री में जो है ये प्लांट लॉन्च हुआ है। फिर हाउ मेनी न्यू साइट हैज बीन एडेड इन सितंबर 2021 टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व टेकिंग द नंबर ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व टू 727। तो इसका आंसर है आंसर ए 20 साइट्स। तो 20 साइट जो है ऐड हुई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द फर्स्ट लेबोरेटरी एक्सीलेंस अवार्ड इन हुज नेम। तो क्वालिटी काउंसिल ने किसका नेम पे लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है आंसर ए प्रोफेसर SK जोशी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इंस्टीट्यूट इशूड द इंडियाज का फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड जो है लॉन्च किया है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सितंबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द SDG एडवोकेट बाय द UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। तो UNSG का जनरल के द्वारा जो है SDG एडवोकेट कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका आंसर है तो नोबेल पीस अवार्ड विनर जो है कैलाश सत्यार्थी, उनको वो अपॉइंट हुए हैं UNSG में जो एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट एट द 79th UN जनरल असेंबली हुई थी। उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने सत्यार्थी को, और स्टेम एक्टिविस्ट जो हैं वेलेंटीना मुनोज को, और माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट जो ब्रैड स्मिथ, और K-pop सुपर स्टार ब्लैक पिंक को जो है न्यू SDG एडवोकेट जो है वो बनाया है। तो इंडिया से कौन है, कैलाश सत्यार्थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है, इसकी इंडिया की रैंक है 46 इंडिया की रैंक है। विच कंट्री हैज ऑफिशियली इंडक्टेड इन द SCO एट द 21st समिट ऑफ द SCO लीडर। तो इसका आंसर है आंसर सी ईरान। फिर इंडिया का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ऑल सेट टू बिकम द डैश महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इसका आंसर है आंसर सी 11th। आप बताएंगे कि मुझे महारत्ना बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, किसी भी कंपनी को महारत्ना बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। तो जैसे मिनी रत्ना कंपनीज होती हैं, नवरत्नाज होती हैं, फिर उसके बाद महारत्नाज होती हैं, तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है। फिर नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड द SDG प्रोग्रेस अवार्ड। तो इसका आंसर है शेख हसीना अवॉर्डेड द SDG प्रोग्रेस अवार्ड। विच टू बीचेज ऑफ द इंडिया रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑन सितंबर 2021। तो किसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है,
तो इसका आंसर है कोवलम और एडन। तो अब पहले 8 बीचेस थी, इन दोनों के मिलने के बाद 2 और ऐड हो गई हैं, अब 10 बीचेस हो गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बीचेस जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो 10 हो गई हैं। कोवलम जो है वो आपका तमिलनाडु में है और एडन जो है आपका पुदुचेरी में। और उससे पहले जो आपकी बीचेस थी 8 बीचेस थी, शिवराजपुर गुजरात में, घुगाला डीयू में है, कोसारकोड जो है एंड पदुबिद्री जो है कर्नाटका में है, कप्पड़ केरला जो आंध्र प्रदेश में है, ऋषिकोंडा गोल्डन इन उड़ीसा, राधानगर इन अंडमान एंड निकोबार। तो अभी जो कौन सी ऐड हुई है, कोवलम जो तमिलनाडु में है, एडन पुदुचेरी में है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन एट 500 फीट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ इनॉग्रेटेड हुआ है, आंसर सी हिमाचल प्रदेश। तो काजा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश में जो है टॉलेस्ट चार्जिंग स्टेशन और 500 फीट पे इनॉग्रेट हुआ है। अकॉर्डिंग टू द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है, तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 59। इसको टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने, साउथ कोरिया ने और फिनलैंड ने। इंडिया का फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में, अंबर पैलेस में जो है, अमेर टाउन में जो है इनॉग्रेट हुआ है। वो विच इज़ द फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर इंडिया का रेलवे स्टेशन। तो फर्स्ट फुल्ली पावर इंडिया का रेलवे स्टेशन है, आंसर ए चेन्नई सेंट्रल रेलवे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2021 येदन अवार्ड फॉर द एजुकेशन डेवलपमेंट। तो ये मिला है, आंसर ए रुक्मणी बनर्जी को। Which state has become the first state in the country to give the first dose of the COVID vaccine to 100% of its population? तो इसका आंसर है, आंसर सी हिमाचल प्रदेश। Who has become the first Indian to be inducted as the honorary member of the International Astronomical Union? तो इसका आंसर है, आंसर सी डॉर्जे एंगचुक। तो डॉर्जे एंगचुक जो है फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड एज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। What is the name of the world photographer of the year 2021 competition winner? तो इसका आंसर है, आंसर डी एलेजेंड्रा प्रियटो जो है वर्ल्ड फोटोग्राफर है। इंडिया की फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ बायो ब्रिक्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट। तो ये कहाँ इनॉग्रेटेड हुई है, आंसर सी IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम एम एट एनहांसिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द यूथ एंड द एल्डर पर्सन हु आर डैश ईयर्स एंड अबव। तो इसका आंसर है, आंसर डी 95। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसने स्टार्टिंग किया है प्रोग्राम बुजुर्गों की बात देश के साथ इन न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का कि जो डायलॉग है वो प्रमोट करना यूथ और सीनियर सिटीजन के लिए अंदर जो 95 ईयर्स से ज़्यादा हैं and who have lived in India for 18 years before independence. Which country will host the first edition of the Global Buddhist Conference in November 2021? तो इसका आंसर है, आंसर सी इंडिया। तो इंडिया जो है होस्ट करेगा। आप मुझे इसका थीम बताएंगे, इसका जो है थीम बताएंगे, इस एडिशन का थीम बताएंगे नीचे। Together for a shared future has been adopted a official motto of इसका आंसर है, आंसर ए विंटर ओलंपिक। तो इसमें जो है मेडल जो है नॉर्वे को सबसे ज़्यादा मिले हैं, फिर उसके बाद जर्मनी को मिले हैं, फिर चाइना को मिले हैं। तो नॉर्वे, जर्मनी और चाइना। कौन से स्टेट या यूटी का है जो इंडिया का वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरवे हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो इसका आंसर है, आंसर सी लद्दाख। तो लद्दाख में जो है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरवे जो है इनॉग्रेट हुआ है। अशोक कुमार टंडन कमिटी which was in discussion recently is related to। तो इसका आंसर है, आंसर डी रिव्यू ऑफ द जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। तो जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड है अशोक नायर कमेटी। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेफरेंस टू आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर। तो दिस विल बी सेटअप बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर and the first self-reliant Indian corner was inaugurated at Indian Embassy in Bangkok। तो इसका आंसर है, आंसर बी। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ट्राइफेड ने इसको प्लान किया है टू सेल्फ रिलायंट इंडिया कॉर्नर इन 100 इंडियन मिशन एम्बेसी लोकेटेड अक्रॉस द ग्लोब इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल। मिया एंड ट्राइफेड ने मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है और फर्स्ट कॉर्नर जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में होगा ऑन इंडिपेंडेंस डे। एंड ट्राइफेड इज अ नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइफेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करता है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? तो ये इनॉग्रेट हुआ है हैदराबाद के अंदर।
तो ये इनॉग्रेट हुआ है एट द BHAL R&D सेंटर जो है हैदराबाद में। द नेम ऑफ द कंट्री का जो फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज है, दैट इज फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज इज, तो इट इज INS अन्वेष। तो सी ट्रायल ऑफ द कंट्री का फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज INS अन्वेष जो है शेड्यूल्ड टू बिगिन दिस मंथ, और शिप वॉज बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड वाइल द DRDO हैज डिजाइन इट। तो फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज जो है INS अन्वेष। अब मुझे बताएंगे INS अन्वेष जो है कहाँ डिप्लॉयड है। तो INS अन्वेष, consider the following statement regarding the India Plastic Pact. First, it is developed by World Wide Fund for Nature India and the Confederation of India Industry. It aims to promote a circular system for plastic. तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया और CIA ने मिलके जो डेवलप प्रमोट किया है सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक, और इस न्यू प्लेटफॉर्म का नाम है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी इंटरप्राइजेज हैं ऑन अ नेशनल लेवल वो प्लेज लेंगे टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ द सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम, और ये जो पैक्ट है वो क्रिएट करेगा वर्ल्ड वेयर प्लास्टिक इज रेस्पेक्टेड एंड डज नॉट कंटेमिनेट द एनवायरमेंट। और the pact, like similar one, has been time-bound target for reducing, innovating, and reimagining plastic packaging. Target to be achieved by 2030, including defining a list of unnecessary or problematic plastic packaging and item, and take measure to address them through redesign and innovation. Redesign and innovation करना है, 2030 target है। WWF इंडिया एंड CIA ने मिलकर ये जो है पैक्ट ज्वाइन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहला, किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील विद द फेज डाउन ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। एंड दूसरा है, इंडिया सक्सेसफुली मेड द फेज आउट ऑफ द टारगेट ऑफ ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एज पर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल। तो इसका आंसर है आंसर सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। किगाली टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो डील करता है फेज आउट ऑफ द कंजप्शन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो जितने भी आपके फ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनके फेज आउट्स के लिए जो है डील करता है। तो आप मुझे बताएंगे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड? ऑब्वियसली पता ही, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है तो ओजोन से ही रिलेटेड होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल बता दीजिए। मॉन्ट्रियल तो यहीं लिखा है, क्योटो प्रोटोकॉल बता दीजिए। तो यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूवल दिया है फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर फॉर फेज डाउन द हाइड्रोक्लोरोकार्बन बाय इंडिया, adopted by the parties to Montreal Protocol on 2016 at 28th meeting of the parties to Montreal Protocol held at Kigali। तो 2016 में जो है ये हुआ था। एंड नेशनल स्ट्रैटेजी जो थी, जो फेज डाउन ऑफ द हाइड्रोकार्बन एज पर द एप्लीकेबल फेज डाउन शेड्यूल फॉर इंडिया विल बी डेवलप आफ्टर रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद ऑल इंडस्ट्री बाय 2023। तो 2023 तक जो है ऑल फेज आउट करना था। वाइल HFC does not deplete the stratospheric ozone layer, they have high global warming potential which has adverse impact climate change। तो ये है, और इंडिया ने जो सक्सेसफुली मीट आउट कर लिया है टारगेट ऑफ द ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एज पर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल। तो इसका आंसर जो है आंसर सी है, दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द GST? तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है प्रीव्यू ऑफ द GST है? तो इसका आंसर डी है। नेचुरल गैस भी है, एविएशन टर्बाइन फ्लूइड भी है, क्रूड ऑयल भी है, पेट्रोलियम है। तो जितने भी ये नेचुरल गैस ऑयल हो गया और ये टर्बाइन फ्यूल हो गया, जितने भी ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, वो सारे जो है आउटसाइड द GST स्ट्रक्चर हैं। तो ये आपका क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है आपका एयरक्राफ्ट के अंदर डलता है, वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है। पेट्रोल हो गया एंड डीजल हो गया, ये सब जो है GST स्ट्रक्चर से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रिवाइज्ड समग्र शिक्षा स्कीम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिवाइज समग्र शिक्षा स्कीम। पहला ये यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ होगा। समग्र शिक्षा स्कीम इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एजुकेशन कवरिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ होगा। द सेकंड स्टेटमेंट है, द स्कीम हैज बीन अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
थर्ड है निपुण भारत हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द रिवाइज समग्र शिक्षा स्कीम। तो इसका आंसर है जो आंसर बी है, क्योंकि जो समग्र शिक्षा स्कीम है वो आपका प्री स्कूल से क्लास 12 तक है, प्री स्कूल से क्लास 12 तक है, और निपुण भारत जो है वो रिवाइज समग्र शिक्षण से टेकन नहीं है। तो इसका आंसर आंसर बी होगा, सिर्फ बी है, क्योंकि ये अलाइन विद है एनईपी 2020 में। तो कैबिनेट में कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर जो है उन्होंने अप्रूवल दिया है फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द रिवाइज समग्र शिक्षा स्कीम फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर 2021-22 से लेकर 25-26 तक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो समग्र शिक्षा स्कीम जो है एक इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कवर्ड करती है प्री स्कूल से 12th क्लास तक। तो स्कूल the scheme treat school education as in accordance with the sustainable goal for education जो SDG 4 है। और जो स्कीम है वो खाली प्रोवाइड नहीं करती इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, बट वो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके भी अलाइन में है। तो निपुण भारत जो है आपका नेशनल मिशन ऑन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, वो इंश्योर करती है कि हर जो एक चाइल्ड है वो अचीव करे डिजायर्ड लर्निंग इन रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमेरिसी। तो ये तीन चीज आप याद रखना है, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमेरिसी, इनमें एट द एंड ऑफ द ग्रेड 3 और नॉट लेटर देन द ग्रेड 5। तो ग्रेड 3 तक एंड तक जो है इन चीज़ों में जो है कंपिटेंसी जो है उसको अचीव करनी है। और ये जो है समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर लॉन्च हुआ था, रिवाइज के अंदर नहीं, समग्र शिक्षा के अंदर जो है लॉन्च हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड स्टेटमेंट है, पहला, इट सर्व एज अ डाटाबेस फॉर बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। सेकेंड है, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर विल बी इशूड अ ई श्रम कार्ड कंटेनिंग अ यूनिक नंबर विच हेल्प इन इंक्लूडिंग देम इन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से बी वाला जो है सिर्फ सही है, क्योंकि ई श्रम पोर्टल सिर्फ बात करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ई श्रम पोर्टल जो है ऑर्गेनाइज के बारे में बात करता है। तो ई श्रम पोर्टल जो है डाटाबेस रखता है ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो गवर्नमेंट जो है एम है कि रजिस्टर 38 करोड़ ऑर्गेनाइज वर्कर हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ मेनी ऑर्गेनाइज वर्कर आर देयर इन द कंट्री। तो 38 करोड़ ऑर्गेनाइज वर्कर सच एज कंस्ट्रक्शन लेबर, माइग्रेंट एंड स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर अमंग अदर। द वर्कर विल बी इशूड अ ई श्रम कार्ड कंटेनिंग 12 डिजिट यूनिक नंबर। तो 12 डिजिट का यूनिक नंबर का ई श्रम कार्ड है, विच इज गोइंग अहेड विल हेल्प इन इंक्लूडिंग देम इन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्कर ऑन द पोर्टल विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय लेबर मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन एंड CSCs। तो 12 डिजिट का कार्ड है, 38 करोड़ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है ये कार्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अंडर NMP द गवर्नमेंट एम टू मोनेटाइज इट्स ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट अमंग द आइडेंटिफाइड सेक्टर रोड एंड रेलवे कॉन्स्टिट्यूट द हाइएस्ट कॉम्पोनेंट। तो इसका आंसर है आंसर सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है डिजाइन करता है अनलॉक द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन फील्ड सेक्टर। तो आपके दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक तो होता है आपका ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड वो होता है जिन पे फ्रेशली आपका जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट होते हैं। ब्राउन फील्ड होता है कि ऑलरेडी उन पे काम हो चुका है और उन पे दोबारा जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ग्रीन फील्ड इज न्यू एंड दिस इज रिकंस्ट्रक्शन, री इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं। तो दिस इज अ वेरी लेम डेफिनेशन, यू कैन रिमेंबर द ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के बारे में। तो अनलॉक द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन फील्ड एसेट बाय टैपिंग द इंस्टीट्यूशन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो इसमें NMP में क्या है, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं 13 सेक्टर्स। तो सेक्टर्स भी पूछा जा सकता है कितने हैं। तो NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर कितने हैं, 13 सेक्टर हैं। आप इनको मुझे बताएंगे कि इनका परसेंटेज कितना कितना है, मतलब टॉप जो रोड एंड रेलवे है तो उसका परसेंटेज बताएंगे। तो इंक्लूड एयरपोर्ट, रेलवे, रोड, शिपिंग, गैस पाइपलाइन अमंग अदर विच विल बी प्राइवेटाइज एज द गवर्नमेंट एम टू मोनेटाइज इट्स ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। 1
ब्लैक हाइड्रोजन produced by use of fossil fuel, pink hydrogen through natural gas, grey hydrogen through electrolysis but using energy from the nuclear sources. तो इसका आंसर है आंसर ए, पहला सही है बिल्कुल, क्योंकि जो आपका ग्रे हाइड्रोजन होता है वो आपका नेचुरल गैस से बना होता है, और ब्लैक हाइड्रोजन जो है वो आपका फॉसिल फ्यूल से बना होता है, और पिंक हाइड्रोजन जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से बना होता है, produced from electrolysis. Pink is produced from electrolysis and black is produced from fossil fuel and grey is produced from the natural gas. So grey is natural gas and black is fossil fuel and pink is from the electrolysis. Green जो है basically is a zero carbon fuel made by electrolysis using renewable power from wind solar to split water into hydrogen and oxygen. तो ये है, it will be a major step towards achieving the target of the net zero. तो ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मीथेन प्लेज एन एफर्ट टू कट मीथेन एमिशन बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड इज लेड बाय. तो ग्लोबल मीथेन जो प्लेज है वो किस किस का है? यूएसए एंड यूएई का. तो यूएसए प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है ग्लोबल मीथेन प्लेज. ये यूएस एंड यूई जो है एफर्ट है जिसमें मीथेन का एमिशन को कट करना है बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड. एंड बेसिकली एक और इनिशिएटिव है, हम इसमें क्लाइमेट से रिलेटेड 2-3 इनिशिएटिव देख लेते हैं. एक है कि इंडिया और यूएसए ने जो है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है उसको लॉन्च किया था. तो CMFD है जो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ द इंडिया यूएस जो क्लाइमेट एंड एनर्जी एजेंडा है 2020, और ये लीडर समिट जो है क्लाइमेट की, वहाँ ये लॉन्च हुआ था. नेक्स्ट है इंडिया यूके का जो है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग है EFD, वो हेल्ड रिसेंटली हुआ है. तो क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव जो है उसमें पार्टनरशिप हुई थी विच एम टू वर्क विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट एंड एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इनिशिएटिव टू एक्सलेट द एफर्ट मोबिलाइज कैपिटल इनटू इंडिया. तो ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है वो किससे रिलेटेड है? वो US UE से रिलेटेड है. एंड फिर उसके बाद क्लाइमेट एक्शन जो है वो आप किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस वो इंडिया एंड US से रिलेटेड है. एंड क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? वो CFIL से रिलेटेड है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इंडिया एंड विच अदर कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड इज फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज नेम अल मोहाद अल हिंदी 2021. तो इसका आंसर है आंसर ए, सऊदी अरेबिया. तो इंडिया और सऊदी अरेबिया ने जो है फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज है अल मोहाद अल हिंदी 2021. वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज है अल मोहाद अल हिंदी 2021 इंडिया एंड सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक वॉज इनॉग्रेटेड इन दिल्ली. It will capture data on total fertility, infant fertility as well as the maternal mortality rate. तो इसका आंसर है आंसर सी, दोनों सही है. तो डिजिटल क्लॉक जो है इनॉग्रेट हुआ था बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है. तो इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन क्लॉक जो है लॉन्च हुई है जो मिनट बाय मिनट एस्टिमेट रखेगी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का, और ये TFR और आपका IMR और MMR निकालेगी एंड अवेयरनेस कंडक्टिंग अमंग द यंग जनरेशन. तो ये यंग जनरेशन के अंदर जो है अवेयरनेस क्रिएट करेगा. बाकी ये प्रीलिम्स कोर्स है, ACPPSC प्रीलिम्स कोर्स है, टेस्ट सीरीज नोट्स एंड करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है. करंट अफेयर कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये तो टॉप क्वेश्चन थे आपको जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो करंट अफेयर कोर्स है, उसमें आपको बजट भी मिलेगा और आपको गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेंगी, फॉरेस्ट रिपोर्ट मिलेगा एंड आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. तो अब इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें आप उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर होगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. जो 2021 का जो कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए थे. तो नीचे PDF होगी, वहाँ इसको वेरीफाई कर सकते हैं. ये टेस्ट सीरीज है एंड दिस इज़ करंट अफेयर कोर्स. तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके. इंग्लिश मीडियम में है ये कोर्स. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.